Okay, students, are you able to see the screen? No, ma'am. Let me again share this. Okay, now are you able to see the takeaway points of this chapter? Yes, ma'am. External relation. So we completed 5 points of it, facts that matter. Sixth point, India and China begin to conflict and annexation of Tibet by China and suppressed Tibetan culture also. China claimed Aksai Chin area and Nepha within the Indian territory, which differences could not be resolved despite correspondence and discussions and led India to indulge in conflict. इंडिया और चाइना जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ जब चाइना ने कब्जा किया तिब्बत के ऊपर और वहां के कल्चर को दबाने की कोशिश करी। चाइना ने उसके बाद में इंडिया के 2 एरियाज जो थे उस पर भी कब्जा करने की कोशिश करी, क्लेम किया कि ये इंडिया का हिस्सा ना होकर के चाइना का है। उन एरियाज के नाम है अक्साई चीन एरिया और नेफा। ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आते थे। काफी ज्यादा बातचीत करने के बाद भी, डिस्कशन करने के बाद भी इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सॉल्व नहीं हुआ। India and Pakistan conflicted on initiative of Pakistan's serious armed conflict over Kashmir issue in 1965. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कश्मीर इशू को उछालने की 1965 में। द यूएन इंटरवीन्ड और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर वॉर भी हुआ। फिर द यूएन इंटरवीन्ड एंड मेड देम बोथ टू साइन ताशकंद एग्रीमेंट इन 1966 टू रिलीव द सिचुएशन। फिर यूएन जो है वो इंटरफेयर करता है इस मैटर में और दोनों को ताशकंद एग्रीमेंट पर साइन कराता है 1966 में और इस सिचुएशन से रिलीव करते हैं। बट 1965 war added to India's already difficult economic situation। लेकिन जो ये लड़ाई हुई थी 1965 की, उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन में। फिर है 8th point, India's foreign policy reflects her desire to be an important regional power with which reflected during Bangladesh War 1971 when there were clashes between East and West Pakistan, and India supported freedom struggle in Bangladesh and declared unilateral ceasefire with the surrender of Pakistan. India and Pakistan signed Shimla Agreement on 3rd July 1972 to formalize the return of peace. India की foreign policy जो है वो उनकी इच्छाओं में दिख रही थी कि किस तरीके से रीजनल पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश वॉर जो हुआ था 1971 का, वहां पे ये चीज देखने को अच्छे से मिली थी जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में क्लैश हो रहा था और इंडिया सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को कि हाँ अब उसको फ्री कर दिया जाए। और वहां पर फिर जब पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि इंडिया की तरफ से यूनिलैटरल सीज फायर हुआ था क्योंकि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था उस समय में, इंडिया ने घेर लिया था उसको सब जगह से। और क्यों की रीजनल पावर वाली जो चीज है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग थे यानी कि जो उस समय में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां के लोकल लोग जो है वो इंडियन आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, इसीलिए भी पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था। फिर उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है 3 जुलाई 1972 को, जिससे ये चीज क्लियर होती है कि हाँ वापस से अब रिटर्न ऑफ द पीस यानी कि शांति वापस बहाल हो गई है। India's nuclear policy advocates no first use and reiterates India's commitment to global verifiable or non-discriminatory nuclear disarmament leading to nuclear weapons free world. Pandit Jawaharlal Nehru was against nuclear weapons, so he placed nuclear disarmament and considered NPT as discriminatory, and India has always been committed to use these weapons for peaceful purposes. India की nuclear policy के अंदर ये साफ clear है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन, लेकिन हम उसको रेटेरिएट करने से भी नहीं चुकेंगे। अगर हमारे पे किसी ने हमला किया तो हम फिर रुकेंगे भी नहीं। यहाँ पर क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने सिंपली क्लियर कर दिया था कि ये एनपीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी उसमें क्लियर था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इंडिया जो है अपने वेपन्स के साथ में पूरा हमेशा वो जो उसने भी डेवलप करे हैं न्यूक्लियर वेपन्स वो पीसफुल पर्पसेस के लिए करे हैं और वो साइन नहीं करेंगे ये एनपीटी को। समझ में आया इन पॉइंट्स में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, मूविंग ऑन, वर्ड्स दैट मैटर। नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिसी जिसमें ज्वाइन नहीं करना है किसी भी पर्टिकुलर मिलिट्री अलायंस को। जब कोल्ड वॉर हो रहा था तब ये चीज स्टैब्लिश की गई थी। अ पॉलिसी नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री अलायंसेस क्रिएटेड ड्यू टू कोल्ड वॉर
फॉरेन पॉलिसी, इट इज एन इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन के इंटरनल डोमेस्टिक मैटर है या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उनको लेकर के बनाई जाती है ये। पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस टू बी साइंड इन 1954 बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 5 प्रिंसिपल्स जो है वो साइन किए गए थे उस पीसफुली एक दूसरे के साथ में सरवाइव करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस एंड एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इन बैंडुंग इन 1955 टू एस्टैब्लिश NAM एंड इंडियाज एंगेजमेंट विद एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो बैंडुंग एक जगह है वहां पर रखी गई थी 1955 में। यहाँ पे NAM को स्टैब्लिश किया गया था और इंडिया का एंगेजमेंट जो है बाकी दूसरे एशियन और अफ्रीकन नेशन से वो भी स्टैब्लिश हुआ था। नेपाल नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी नोन मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन 1960। अरुणाचल प्रदेश का अधिकतर हिस्सा जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। पांचों वर्ड्स दैट मैटर में कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम दिस चैप्टर। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसके टेक अवे पॉइंट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर।